बच्चों, इस वक्त हम पढ़ रहे हैं पाठ 6 प्राणियों का वर्गीकरण, जिसमें हमने देखा था कि प्राणी जगत का प्रचलित वर्गीकरण इस पद्धति में प्राणी जगत को सबसे पहले 2 उपजगत में बांटा गया है, जिन उपजगत के नाम हैं असंपृष्ठ रज्जु प्राणी और संपृष्ठ रज्जु प्राणी। हमने इनके अंतर के बारे में भी पढ़ा। असंपृष्ठ रज्जु प्राणी को आगे चलकर 10 अलग अलग संघों में बांटा गया है, जिन संघों के नाम हैं आदिजीव, छिद्रधारी, आंतरकुहीन, चपटे कृमि, गोल कृमि, सखंड कृमि, संधिपाद, मृदुकाय, कवचधारी, कांटेदार त्वचा वाले और अर्धमेरुदंडीय। जिसमें से हमने पहले 4 प्रकार के बारे में हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की हुई है। आज हम उन 4 प्रकारों के आगे से यानी 5वें प्रकार से चर्चा करना शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं गोल कृमि प्राणी संघ की। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं गोल कृमि प्राणी संघ पर। ये देखिए बच्चों, आपके सामने ये जो आकृति है, ये गोल कृमि संघ के प्राणियों की आकृति है। इनके विशेषताओं के बारे में क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले इनका नाम गोल कृमि क्यों है? क्योंकि इनका शरीर बेलनाकार होता है, बारीक धागे के जैसा होता है, या फिर दंड गोलाकार होता है, लंबा और गोलाकार आकृति में होता है। ये या तो स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं, यानी कि बिना किसी के सहायता से स्वतंत्र रूप से ये निवास कर पाते हैं, या फिर ये अंतःपरपोषी होते हैं, अर्थात दूसरे सजीवों के शरीर के अंदर निवास करते हैं और अपना पोषण वहीं से प्राप्त करते हैं। ये जल में भी निवास कर सकते हैं, ये भूमि में भी निवास कर सकते हैं। इनके शरीर में आद्य स्तर जो होता है वो त्रिजनन स्तरीय होता है, अर्थात अंतर्जनन, बहिर्जनन और मध्य स्तर, ये तीनों स्तर इनके अंदर मौजूद होते हैं। इनके अंदर शरीर में नकली देह गुहा पाई जाती है, अर्थात वह देह गुहा जो आंतों और शरीर के बीच में रिक्त स्थान से निर्मित नहीं हुई होती है, अन्य पद्धति से निर्मित हुई होती है, उसे हम नकली देह गुहा कहते हैं। तो इनके गोल कृमि प्राणी संघ के प्राणियों के शरीर में नकली देह गुहा पाई जाती है। ठीक है। इन प्राणियों का शरीर खंडित नहीं होता है, अर्थात ये अखंडित होते हैं, यानी खंडों में बटा हुआ नहीं होता है। ये प्राणी एक लिंगी होते हैं, जैसा कि आकृति में आपको नज़र आ रहा है, एक नर है, एक मादा है, इस प्रकार से एक लिंगी होते हैं, इसीलिए इनमें लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए तैरने का कार्य करते हैं, यानी प्रचलन के लिए ये क्या करते हैं? तैरते हैं। इनमें उदाहरण के रूप में है एस्कैरिस, फाइलेरिया, लोआ, ये सभी गोल कृमि के उदाहरण हैं, जिसमें से एस्कैरिस जो है वो मानव शरीर के पेट में भी कई बार परजीवी के रूप में निवास करते हैं और मानव शरीर से पोषण प्राप्त करते हैं। तो अर्थात ये पेट के परजीवी हैं, कौन? एस्कैरिस। तो इस तरह से ये सभी गोल कृमि के गुणधर्म हमने देखे। अब हम आगे बढ़ेंगे सखंड कृमि प्राणी संघ के बारे में जानने हेतु। तो चलिए बढ़ते हैं सखंड कृमि प्राणी संघ की तरफ। यहाँ पर आपके सामने सखंड कृमि प्राणी संघ के उदाहरण हैं, जो कि हैं केचुआ, जोंक और नीरिस। यहाँ पर केचुआ जो है, आपको इसे देखकर समझ आ रहा होगा कि इनका शरीर जो है वो खंडों में बटा हुआ नज़र आ रहा है, इसीलिए इनका नाम सखंड कृमि प्राणी संघ जो है वो रखा गया है। ये प्राणी भी बेलनाकार होते हैं, दंडाकृति इनमें होती है, यानी लंबे दंड की तरह लंबे होते हैं, और इनमें खंडी भवन दिखलाई पड़ता है, इसलिए इनका नाम खंडीभूत कृमि या फिर सखंड कृमि प्राणी संघ रखा गया है। अधिकतर क्या होता है कि ये प्राणी स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं, दूसरे परजीवी पर भी आश्रित होते हैं कई बार, लेकिन ये बाह्य परजीवी के रूप में निवास करते हैं, अर्थात ये दूसरे सजीव के ऊपर निर्भर तो होते हैं, पर उनके शरीर के अंदर ना रहकर बाह्य परजीवी के रूप में निवास करते हैं। ये प्राणी समंदर में, मीठे जल में और भूमि पर कहीं पर भी
निवास करते हुए पाए जाते हैं। और मतलब इस संघ के कुछ प्राणी समुद्र में होते हैं, कुछ प्राणी मीठे जल में होते हैं और कुछ भूमि पर निवास करते हैं। ये प्राणी में जो आद्य स्तर होता है वो त्रिजनन स्तरीय होता है। सममिति जो इनमें पाई जाती है वो द्विपार्श्व सममिति है, अर्थात एक ही अक्ष है जहाँ पर काल्पनिक रेखा खींचने पर हमें दो समान भाग प्राप्त होते हैं। इनमें देह गुहा मौजूद होती है और वो भी किस प्रकार की? सत्य देह गुहा। वह देह गुहा जो आंतों और शरीर के बीच रिक्त स्थान से निर्मित होती हैं। इसके अलावा ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए दृढ़ रोम या परापाद या पार्श्वपाद भी जिसे कहा जा सकता है, या शूक, इन सब का उपयोग करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। ये प्राणी एक लिंगी होते हैं, अर्थात या तो नर होते हैं या मादा होते हैं, अथवा उभयलिंगी भी होते हैं। उभयलिंगी का अर्थ होता है बच्चों एक ही शरीर में दोनों ही प्रकार का प्रजनन संस्थान होना, यानी दोनों, जिस तरह से आपने गुड़हल के फूल का उदाहरण देखा है, गुड़हल के फूल में दोनों प्रकार के जननांग थे, नर के भी और मादा के भी। इसी तरह से ये भी उभयलिंगी हो सकते हैं और एक लिंगी भी हो सकते हैं। इसके उदाहरण में क्या है? केचुआ है, जोंक है और नेरिस है। तो ये सभी सखंड कृमि संघ के प्राणियों के उदाहरण हैं। अब हम अगले प्राणी संघ की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है संधिपाद प्राणी संघ। संधिपाद प्राणी संघ इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इन प्राणियों के जो उपांग होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े जुड़े हुए हैं, इस तरह से दिखलाई पड़ते हैं। यदि आप यहाँ पर तिलचट्टा की आकृति देख पा रहे हैं तो यहाँ पर इनके पैरों पर आप ध्यान देंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे कुछ छोटे छोटे टुकड़े आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से क्योंकि इनके उपांग निर्मित हुए होते हैं इसलिए इनका नाम संधिपाद प्राणी रखा गया है। और ये जो प्राणी संघ के प्राणियों की संख्या है ये पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा होती है, अर्थात इस संघ के प्राणियों की संख्या पृथ्वी पर प्रथम स्थान पर है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रथम स्थान पर इनकी संख्या है, कहीं ज़्यादा संख्या है, जिसके कारण जीवन संघर्ष में सभी प्रकार से सफल होने वाला संघ अगर किसी को कहा जाता है तो वो है संधिपाद प्राणी संघ को। क्योंकि प्राणियों की संख्या तभी ज़्यादा होती है बच्चों जब उनमें संघर्ष करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो संधिपाद प्राणी संघ के प्राणियों में संघर्ष करने की क्षमता और संघर्ष करके सफल होने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये जो प्राणी होते हैं ये समुद्र में भी निवास करते हैं, पहाड़ों पर भी निवास करते हैं, पर्वतों के ऊंचे शिखर पर भी निवास करते हैं, यानी ये हर प्रकार के अधिवास में दिखलाई पड़ते हैं। इन प्राणियों के शरीर में आद्य स्तर जो होता है वो त्रिजनन स्तरीय होता है, अर्थात इनमें बहिर्जनन स्तर, अंतर्जनन स्तर, मध्य स्तर, तीनों स्तर के आद्य स्तर पाए जाते हैं। इनमें देह गुहा होती है और किस प्रकार की? सत्य देह गुहा युक्त इनका शरीर होता है। द्विपार्श्व सममिति वाला शरीर होता है, अर्थात एक ही अक्ष है जहाँ से काल्पनिक रेखा खींचने पर दो समान भाग हमें प्राप्त होते हैं। फिर इनका शरीर खंडों में बटा हुआ होता है, इसीलिए ये खंडीभूत भी कहे जाते हैं। यानी कि जिस तरह से देखिए आप बिच्छू की आकृति में देख पा रहे हैं, इस बिच्छू का जो शरीर है वो खंडों में बटा हुआ दिखलाई पड़ रहा है। ये प्राणी एक लिंगी होते हैं, अर्थात या तो नर होते हैं या मादा होते हैं। और इनके उदाहरण में तो बच्चों लिस्ट है बहुत लंबी। केकड़ा, मकड़ी, बिच्छू, तिलचट्टा, तितली, मधुमक्खी, मच्छर, मक्खी, ये सभी इनके उदाहरण में आते हैं। यानी कि संधिपाद प्राणी संघ के उदाहरण में इन सभी का समावेश होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे मृदु कवचधारी प्राणी संघ के बारे में पढ़ने के लिए, जिनके उदाहरण में हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं ऑक्टोपस, सीपी और मुष्टि शंख। ये सभी उदाहरण हैं किसके? मृदु कवचधारी प्राणी संघ के। इनका नाम मृदु कवचधारी
क्यों रखा गया है? क्योंकि इनका जो शरीर होता है वो नरम होता है, बुलबुले के समान दिखलाई पड़ता है और इसलिए इनका नाम रखा गया है मृदु कवचधारी प्राणी। संधिपाद प्राणी संघ जो है उस संघ के प्राणियों की संख्या पृथ्वी जगत पर सबसे अधिक है, यानी वो प्रथम स्थान पर आते हैं। और द्वितीय स्थान पर यदि कोई संघ के प्राणी आते हैं तो वो ये आते हैं मृदु कवचधारी प्राणी संघ के प्राणी। इनकी संख्या दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। इसके ये निवास कहाँ पर करते हैं? ये जल पर, भूमि पर, मीठे पानी, खारे पानी, सभी जगह पर ये निवास करते हैं। यहाँ पर जो आपको ऑक्टोपस दिखाई दे रहा है, ऑक्टोपस असंपृष्ठरज्जु प्राणियों में सबसे बुद्धिमान प्राणी कहलाता है और ये अपना रंग कभी भी बदल सकता है। ऑक्टोपस जो है ये तैरना, रेंगना, चलना, ये तीनों प्रकार की गतिविधियाँ कर सकता है, यानी कि ये तीनों प्रकार से अपने प्रचलन जो है ये कर सकता है। ठीक है। इनका जो शरीर होता है, मृदु कवचधारी प्राणी संघ का जो शरीर होता है वो त्रिजनन स्तरीय होता है, अर्थात आद्य स्तर 3 स्तरों में पाए जाते हैं। देह गुहा इनमें होती है, अखंडित होते हैं यानी खंडों में बटे हुए नहीं दिखलाई पड़ते हैं और मृदु होते हैं। मृदु यानी कि नरम होते हैं। ठीक है। अब इनका जो कवच होता है, मृदु कवचधारी प्राणी संघ में कवच होता है और वो कवच जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है और वो एक संरक्षक कवच की तरह कार्य करता है। ये इनके शरीर के संरक्षण में काम आता है। ये जो प्राणी होते हैं ये भी एक लिंगी होते हैं, अर्थात या तो नर होते हैं या मादा होते हैं। और इनके उदाहरण में तो आप समझ ही गए होंगे, सीपी है, मुष्टि शंख है और ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस को हिंदी में अष्टभुजाधारी भी कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, कांटेदार त्वचा वाले प्राणी संघ के बारे में पढ़ेंगे। इन प्राणियों की जो त्वचा होती है उस पर कांटे होते हैं और इसीलिए इनका नाम रखा गया है कांटेदार त्वचा वाले प्राणियों का संघ। इनकी त्वचा पे जो कांटे होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। जैसे मृदु कवचधारी प्राणी संघ का जो कवच था, मतलब वहाँ के जो प्राणियों के कवच थे वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से बने थे। कांटेदार त्वचा वाले प्राणियों के संघ में जो भी प्राणी आते हैं उनके जो कांटे होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए होते हैं। ये प्राणी समुद्र में निवास करते हैं, ज़्यादातर ये समुद्र में दिखलाई पड़ते हैं। इनके शरीर में आद्य स्तर त्रिजनन स्तरीय होता है। अब तक आप समझ गए होंगे त्रिजनन स्तरीय में कौन कौन से स्तर आते हैं। देह गुहा युक्त होता है, यानी इनमें सत्य देह गुहा पाई जाती है। सममिति जो है इनमें पंच अरीय सममिति दिखाई देती है, यानी 5 अक्ष, 5 प्रतल, जहाँ से हम काल्पनिक रेखा खींचकर 2 समान भाग हमें दिखलाई देते हैं। और इनकी जो इल्ली अवस्था होती है, यानी शुरुआती अवस्था जो होती है उसमें द्विपार्श्व सममिति दिखलाई पड़ती है। जब शुरू में भ्रूणावस्था जिस तरह से कहा जाता है, वैसे ही इनकी जो शुरुआती अवस्था इल्ली अवस्था कहलाती है, उसमें द्विपार्श्व सममिति दिखलाई देती है। पर जैसे जैसे ये बड़े होते हैं इनमें उसके बाद पंच अरीय सममिति दिखलाई पड़ती है। ये जो संचलन करते हैं या प्रचलन जो करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, ये नलिका पाद का इस्तेमाल करते हैं। और इनका जो पैर जो दिखाई दे रहा है आपको, जैसे सितारा मछली में आप देख सकते हैं, वो ट्यूब की तरह इनका पैर होता है, नलिका की तरह होता है। और इन्हीं नलिका पादों का इस्तेमाल ये भोजन पकड़ने के लिए भी करते हैं। ये स्थानबद्ध होते हैं, यानी एक ही स्थान पर होते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक मतलब इनमें कुछ प्राणी जो है वो नलिका पाद से संचलन करते हैं और कुछ प्राणी जो ऐसे होते हैं जो स्थानबद्ध होते हैं। ठीक है। अब जैसा कि हमने देखा, कांटे जो हैं इनके कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए होते हैं और ये एकलिंगी होते हैं, अर्थात या तो नर होते हैं या मादा होते हैं। उदाहरण में आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? सितारा मछली है, समुद्र ककड़ी है, सी अर्चिन है, इसके अलावा ब्रिटल स्टार है।
तो ये सभी कांटेदार त्वचा वाले प्राणी संघ के कुछ प्राणियों के उदाहरण हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, सामीरज्जुमंत प्राणी संघ के बारे में पढ़ेंगे। सामीरज्जुमंत प्राणी संघ, इसका दूसरा नाम अर्धमेरुदंडीय भी रखा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो शुंड वाला हिस्सा आपको आकृति में देखो दिखाई दे रहा है। शुंड वाला हिस्सा कहाँ पर है? ये देखिए, यहाँ पर ये शुंड वाला हिस्सा है। यहाँ पर केवल पृष्ठरज्जु मौजूद होता है इनमें, इसीलिए इनका नाम अर्धमेरुदंडीय या फिर सामीरज्जुमंत प्राणी रखा गया है। इन प्राणियों में 3 भाग होता है। एक ऊपरी भाग जो है वो शुंड होता है, फिर उसके बाद कॉलर होता है, और कॉलर के बाद नीचे की तरफ जो आपको दिख रहा है ये धड़ होता है, धड़ वाला हिस्सा होता है जिसे अंग्रेज़ी में ट्रंक कहते हैं। तो इनका शरीर इस तरह से 3 भागों में विभक्त होता है। ये निवास कहाँ पर करते हैं? तो ये समुद्र में निवास करते हैं, रेत में बिल बनाकर रहते हैं, यानी बिल में निवास करते हैं। और जो इनके अंदर एक से ज़्यादा क्लोम छिद्र मौजूद होता है जहाँ से ये सांस लेते हैं यानी श्वसन करते हैं। ये एक लिंगी भी हो सकते हैं, उभयलिंगी भी हो सकते हैं, यानी कि या तो एक लिंग वाले या नर या मादा, या उभयलिंगी अर्थात दोनों प्रकार के जननांग इनमें मौजूद हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में है बेलेनोग्लॉसस और सेकोग्लॉसस, ये सामीरज्जुमंत प्राणी संघ के उदाहरण हैं। तो इस तरह से बच्चों असंपृष्ठरज्जु प्राणी संघ के जो 6 संघ बचे हुए थे उनके बारे में हमने आज जाना। इसके बाद हम संपृष्ठरज्जु प्राणी संघ के जो 3 अलग अलग उपसंघ हैं, और उसके बाद जो शीर्ष पृष्ठरज्जु प्राणी उपसंघ, ये जो उपसंघ है जो आगे चलकर 6 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानकारी अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक इस जितना कंटेंट हमने इस वीडियो में देखा उसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका हो तो बेझिझक पूछें। आप यहाँ कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और ये जो चैनल है इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने मित्रों में।